Hello students, this is our part 2 of the chapter recent development in Indian politics। तो हमने मेजर 5 पॉलिटिक्स को मेजर 5 चेंजेस को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और हमने देखा था कि किस तरह जब कांग्रेस से कंट्री के जो लोग थे, पब्लिक थे, वो डिससेटिस्फाइड हो गए और उन्होंने कांग्रेस को बहुत ज़बरदस्त डिफीट दे दी थी। लेकिन उसके बाद जो कॉलिजन गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाई थी और उसके बाद कांग्रेस ने फिर से अपनी पोजीशन को स्टैब्लिश कर लिया था। तो हम देखेंगे कि ये जो अलायंस की पॉलिटिक्स थी वो किस तरह की थी। जो अलायंस बना के जब उन्होंने इलेक्शन में अपनी गवर्नमेंट बनाई तो वो किस तरह की पॉलिटिक्स थी। इलेक्शन इन 1989 lead to the new development in Indian politics and era of coalition government started. Regional parties played an important role in the United Front government that came to power in 1996. The BJP continued to consolidate its position in the election of 1991 and 1996, and it emerged as the largest party in the 1996 election and was invited to form government. With the election of 1989, a long phase of coalition politics began in India. Since then, there have been 9 governments at the center, all of which have either been coalition government or minority governments supported by other parties. तो ये जो था, ये नया एरा शुरू हुआ था इंडिया में जबकि कॉलिजन का ट्रेंड शुरू हुआ था। पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब हम इसमें देखेंगे कि अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो पॉलिटिकल राइज था वो किस तरह हुआ था। When the support for the Congress among many sections of the backward caste had declined, this created a space for non-Congress parties to get their support. अब क्या हुआ, बहुत सारे बैकवर्ड कास्ट थे जिन्होंने अपना कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट हटा दिया, तो उसकी वजह से जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी उनको इसका बेनिफिट मिल गया और उनको उनका सपोर्ट मिलने लगा। मैनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द जनता पार्टी लाइक द भारतीय क्रांति दल and the Samyukta party had a powerful rural base among some section of the OBCs। तो ये जो हमारी पार्टीज थी इन्होंने कई गाँव के एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में इनको ज़बरदस्त सपोर्ट मिलने लगा ओबीसी लोगों से, अदर जो बैकवर्ड कास्ट थे उनसे इनको सपोर्ट मिलने लगा। अब हम देखेंगे मंडल इम्प्लीमेंटेड। जो मंडल कमीशन था, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी इम्पोज करने के बाद में मंडल कमीशन को बिठाया गया था इंक्वायरी के लिए। तो ये मंडल इम्प्लीमेंटेशन को हम यहाँ पे देखेंगे। द पीरियड ऑफ 1980s एंड 90s saw the emergence of many parties that sought better opportunities for OBCs in education and employment and also raised the question of the share of power enjoyed by the OBCs. The Mandal Commission was set up to investigate the extent of educational and social backwardness among various sections of Indian society. तो मंडल कमीशन को जो सेटअप किया था वो स्पेशली इसलिए सेटअप किया था कि इंडिया में एजुकेशनल और जो हमारी बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं उनका एजुकेशन का स्टैंडर्ड कैसा है, ये देखने के लिए स्पेशली मंडल कमीशन को बनाया गया, इस सेक्शन के बारे में पूरी स्टडी करने के लिए और रिपोर्ट इसकी देने के लिए। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन रिकमेंडेड रिजर्विंग 27% ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर दीज ग्रुप्स। तो मंडल कमीशन ने जब सारे रिसर्च कर लिए ओबीसीज पे और बैकवर्ड कास्ट पे, तो उन्होंने फाइनली अपना जो रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट उसमें उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये जो हमारी बैकवर्ड कास्ट है वो बहुत ज़्यादा अभी पीछे है एजुकेशन के उसमें, तो उनको कम से कम 27% सीट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और जॉब्स में उनके लिए रिजर्व करने पड़ेगी। इन अगस्त 1990 द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। तो यहाँ पे उस टाइम नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ही थी जो कॉलिजन गवर्नमेंट बनी थी, तो उस गवर्नमेंट ने फाइनली ये इम्प्लीमेंट कर दिया कि जो हमारे बैकवर्ड कास्ट है उनको 25% रिजर्वेशन एजुकेशन के लिए और जॉब्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।